हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम अभिकेंद्री बल के उदाहरण कारण सहित पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसका इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या है। ठीक, तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन है अभिकेंद्री बल या अभिकेंद्रीय बोल सकते हैं। ठीक, अभिकेंद्री बल के उदाहरण कारण सहित लिखिए। तो अभिकेंद्री बल के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभिकेंद्री बल क्या है? अभिकेंद्री बल का मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल। ठीक है, और इस बल का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखना, अभिकेंद्री बल के कारण ही वस्तुएं अपनी वृत्तीय गति पूर्ण कर पाती हैं। यानी पिंड या वस्तु, किसी भी वस्तु को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। यदि अभिकेंद्री बल का मान शून्य है तो वह वस्तु वृत्तीय गति नहीं कर पाएगी। अक्सर आपने देखा होगा, मोड़ पर हम मुड़ते हैं तो थोड़े से झुकते क्यों हैं? क्योंकि हमें अभिकेंद्री बल प्राप्त हो सके, नहीं तो हम सीधे मुड़ेंगे तो गिर जाएंगे। तो ध्यान रखना, केंद्र की ओर ही कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्री बल, और वृत्तीय गति करने के लिए अति आवश्यक है। तो आइए चलते हैं, इसके कारण देखते हैं। तो पहला है उदाहरण, फिर उसका कारण लिखेंगे। यदि आ गया पेपर में उदाहरण तो सिर्फ ये उदाहरण के लिखना है, और उदाहरण का कारण लिखना है तो पूरा लिख कर आना पड़ेगा। तो पहाड़ों पर घुमावदार सड़क का बाहर की ओर ऊंचा उठा होना। आपने देखा होगा, जैसे ये रोड रहता है ऐसे ये मुड़ा हुआ है, तो बाहर साइड रोड ऐसा मुड़ उठा हुआ रहता है, अंदर की साइड कैसा रहता है? नीचे रहता है। ठीक, आप ध्यान से देखना, ऐसा होता है कि बाहर की ओर उठा है और अंदर की ओर ऐसे नीचे थोड़ा सा दबा रहता है। ठीक, तो क्या होता है? तो लिखेंगे पहाड़ों पर घुमावदार सड़कें समतल ना होकर बाहर की ओर कुछ ऊपर उठी होती हैं, ताकि उन सड़कों पर चलने वाले वाहन स्वयं ही घुमाव के केंद्र की ओर झुक जाएं, जिससे उन्हें आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त हो सके। समतल सड़क पर मुड़ते समय वाहनों के बाहरी पहिए ऊपर उठ जाते हैं, जिससे वाहन पलटने का भय रहता है। ठीक, ध्यान रखना, यदि ये समतल सतह बिल्कुल सीधी कर दी, यदि इसको मोड़ेंगे तो बाहर साइड के जो पहिए हैं रोड के केंद्र के बाहर साइड, मान चलो ऐसा मुड़ना है, ऐसा। ठीक है जी, हमारा केंद्र मान चलो ऐसे मुड़ रहे हैं और ये रोड बिल्कुल सीधा है, बाहर की साइड थोड़ा उठा नहीं है। तो जैसे हम इसको मुड़ेंगे तो जो बाहर साइड हमारे पहिए हैं वे क्या उठ जाएंगे और वाहन क्या पलट जाएगा। लेकिन ये जैसे ही मान चलो ये रोड है, यदि समतल है, ऐसे मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे कोई वाहन जा रहा तो वो सीधा जाएगा, तो ऐसे उठेगा तो क्या होगा? जैसे मुड़ेगा तो ऐसे उठेगा भी, और बाहर साइड वाले पहिए क्या हो जाएंगे? उठ जाएंगे, तो पलट जाएगा। लेकिन जब रोड ऐसा पहले से उठा है और जब पहिए उठेंगे तो वो रोड भी उठा है साथ में, तो फिर उसका बैलेंस बना रहता है और वो नहीं पलट पाता, यानी उसको अभिकेंद्री बल मिल जाता है। ठीक, तो ये इसका कारण है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्कस में मोटरसाइकिल सवार का कुएं की दीवार की ओर झुकना। यानी आपने देखा होगा कि जो सर्कस वाले मोटरसाइकिल वाले खिलाड़ी रहते हैं, वो अपनी सर्कस करते समय कुएं की ओर कैसे होते हैं? झुके रहते हैं। ठीक, तो कारण देखेंगे, सर्कस में मौत के कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ते समय चालक मोटरसाइकिल सहित अपने आप को झुकाकर रखता है, ताकि दीवार द्वारा उसे आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान हो सके, जबकि दीवार का ऊर्ध्वाधर घटक उसके भार को संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, ध्यान रखना, मुड़ते हैं तो कौन सा बल प्राप्त होता है? अभिकेंद्री बल। ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। उपग्रह की गति को परिभाषित कीजिए तथा इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। उपग्रह की गति। ठीक है, तो उपग्रह की क्या है गति? तो हेडिंग बना लेंगे उपग्रह की गति। ठीक है, तो जब कोई उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो इस गति को उपग्रह की गति कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, उपग्रह गति क्या है? जब कोई उपग्रह अपने ग्रह की वृत्तीय गति करता है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं? उपग्रह की गति कहते हैं। तो इस गति को
तो इस गति को उपग्रह की गति कहते हैं। गतिज संतुलन के लिए उपग्रह पर ग्रह के द्वारा एक गुरुत्वाकर्षण बल तथा वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान किया जाता है। यदि कोई ग्रह है और ग्रह के चारों ओर क्या उपग्रह एक परिक्रमा कर रहा है, तो वो जो ग्रह है वो उपग्रह को बांधे रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, ठीक। और जबकि जो उपग्रह है वो परिक्रमा करेगा तो थोड़ा सा झुककर चलेगा, तो कौन सा बल प्राप्त करेगा? अभिकेंद्री बल प्राप्त करेगा। जब दोनों बल प्राप्त हो जाएंगे तो उसका संतुलन बना रहेगा और वह वृत्तीय गति करता रहेगा, ठीक। अब इसके बाद इसका व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। हेडिंग बना लेंगे व्यंजक, ठीक है। तो व्यंजक में आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम है। एक कोई हमारा क्या ग्रह है और स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर एक कोई उपग्रह क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, ठीक। तो ये वाला जो ग्रह है इस पर अभी कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, और ये वाला जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो झुकेगा, झुक के चलेगा तो क्या हो जाएगा? जे इसके लिए झुकने के लिए, गति करने के लिए कौन सा बल प्राप्त हो जाएगा? अभिकेंद्री बल प्राप्त हो जाएगा। कहाँ की ओर? केंद्र की ओर, ठीक। अब लिखेंगे माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह है। ये क्या उपग्रह है? इसका द्रव्यमान स्मॉल एम। कैपिटल एम द्रव्यमान के ग्रह के चारों ओर, कैपिटल एम ग्रह का द्रव्यमान मान लिया, के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या, ये स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, ठीक। ये घूम रहा है ऐसा। तब जिस पर निम्न बल कार्य करेंगे। अब बल कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर 1 कौन सा बल कार्य करेगा? तो उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ये ग्रह है, इस पर कौन सा बल लगाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, F बराबर Gmm/r², ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या है? F बराबर Gmm/r²। अब इसके बाद में वृत्तीय गति करने के लिए कौन सा बल आवश्यक होता है? अभिकेंद्री बल। तो उसको निकालेंगे तो लिख लेंगे वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल। ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? F बराबर mv²/r। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 जब बराबर रहेंगे तभी संतुलन अवस्था रहेगी, तो दोनों को हम बराबर करके लिख देंगे। तो लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो उनके RHS बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 का RHS समीकरण 2 का, m से m कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, Gm/r। यहाँ पर कैपिटल M बचा है, ठीक। कैपिटल M और स्मॉल m में अंतर याद रखना। स्मॉल m क्या है? उपग्रह का द्रव्यमान, और कैपिटल M क्या है? ग्रह का द्रव्यमान। तो क्या बचेगा? Gm/r बराबर v²। फिर इसके बाद में ये आकर के पलट के लिख लेंगे v² बराबर Gm/r। यहाँ से v का मान तो स्क्वायर उतर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। अब उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह का परिक्रमण काल ये भी हम पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, t बराबर 2πr/v। उपग्रह का परिक्रमण काल यानी परिक्रमा करने के लिए जो समय लग रहा है वो उसका क्या कहलाता? परिक्रमण काल। तो t बराबर 2πr/v। अब हमने v का मान निकाल लिया है, तो यहाँ v का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तब कर t बराबर 2π/√Gm/r, ठीक। ये पलट जाएगा, r कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? t बराबर 2πr, कुछ अंडर रूट के अंदर ये r प्लट के ऊपर पहुंच गया तो r/Gm, ठीक है। ये r बाहर है, यदि r ऐसा है हम इसे अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब ये बाहर आएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो r ही बचेगा। तो हम इसे अंदर ले जाएंगे तो r² हो जाएगा, और एक r जी है तो r³ हो जाएगा, ठीक। तो t बराबर हो जाएगा 2πr अंडर रूट में r³/Gm। ये इसका क्या है? परिक्रमण काल का आंसर, ठीक है। फॉर्मूला नीचे लिख लेंगे। अर्थात उपग्रह की चाल एवं परिक्रमण चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी उपग्रह की चाल और परिक्रमण चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो t किस पर निर्भर कर रहा है? r पर। उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा। किसके? उपग्रह के द्रव्यमान पर। ये तो ग्रह का द्रव्यमान है, किसके द्रव्यमान पर? उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब कुछ नोट हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो नोट नंबर 1 है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति एक समान नहीं होती। ध्यान रखना, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति एक समान नहीं होती। मतलब एक वृत्त ऐसा रहता है और एक वृत्त ऐसा रहता है। तो ऐसे वाले वृत्त में क्या समान नहीं रहती? गति। और
और ऐसे वाले में गति समान रहती है। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद एक समान वृत्तीय गति में कण की चाल नियत रहती है लेकिन वेग परिवर्तित होता है, अर्थात गति त्वरित गति होती है। ठीक, जो गति है वो कैसी होती है? त्वरित गति। ठीक, एक समान वृत्तीय गति में कण की जो चाल है वो कैसी रहती है? नियत, और लेकिन उसका वेग कैसा रहता है? परिवर्तित। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अभिकेंद्र त्वरण की दिशा त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होती है तथा प्रत्येक बिंदु पर रैखिक वेग के लंबवत होती है। मतलब जो क्या है, अभिकेंद्रित त्वरण की जो दिशा है केंद्र की ओर होती है लेकिन प्रत्येक बिंदु पर कैसी होती है? रैखिक वेग के लंबवत। ठीक, नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति में त्वरण का परिमाण नियत रहता है। किसमें? एक समान वृत्तीय गति में त्वरण का परिमाण कैसा रहता है? नियत। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं लेकिन दिशा कैसी है? बदलती रहती है क्योंकि जब वो यहाँ से जाएगा यहाँ रहेगी, आगे बढ़ेगा यहाँ हो जाएगी दिशा, यहाँ हो जाएगी दिशा, यहाँ हो जाएगी, तो उसकी दिशा बदलती रहती है लेकिन उसका परिमाण कैसा रहता है? नियत बना रहता है। फिर नेक्स्ट है कोई भी वस्तु वृत्तीय गति केवल तभी करती है, कोई वस्तु है वृत्तीय गति कब करेगी? जबकि उस पर अभिकेंद्री बल लग रहा हो। इस बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति का मान गति करना संभव नहीं है। ध्यान रखना, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही वृत्तीय गति संभव है, यदि अभिकेंद्रीय बल नहीं है तो वृत्तीय गति करना संभव नहीं है। तो ऑब्जेक्ट बन जाता है कि किसी पिंड का अभिकेंद्रीय बल शून्य है तो उसकी वृत्तीय गति कैसी होगी? तो शून्य होगी या असंभव है। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।